संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक पश्चिम और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट के बीच 4 दशकों का वैचारिक टकराव, तनाव और छद्म युद्धों का युग था, जब मानवता पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा था। महाशक्तियों के हर कदम के पीछे अदृश्य ताकतें काम कर रही थी। साजिशें और प्रति साजिशें, धोखे और गोपनीयता, सभी का उद्देश्य दुश्मन को चकमा देना और उसे मात देना था। यह एक छायादार, षड्यंत्रकारी दुनिया थी जिसने आश्चर्यजनक रूप से हमें अनसुलझी पहेलियों की विरासत छोड़ी। ये सूची शीत युद्ध द्वारा पीछे छोड़ी गई 10 सबसे पेचीदा पहेलियों को देखती है। 10. बाल्टिक के ऊपर मार गिराया गया। 8 अप्रैल 1950 को कोपेनहेगन में नाटो एयरबेस ने बताया कि 10 लोगों के साथ एक अमेरिकी PB-4Y2 प्राइवेट टोही विमान लापता हो गया था। 3 दिन बाद सोवियत ने खुलासा किया कि उन्होंने एक विमान को मार गिराया था जो सोवियत हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि विमान को टर्बुलेंट टर्टल कहा जाता था, जो पश्चिम जर्मनी से डेनमार्क की नियमित उड़ान पर था। 1975 में ये देर से स्वीकार किया गया कि विमान सोवियत रडार स्टेशनों के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक खोज परियोजना मिशन पर था। ये बात तो साफ हो गई, लेकिन चालक दल का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। यूएसएसआर की आधिकारिक स्थिति यह थी कि लात्वियाई तट से 15 मील 24 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर पर हुई दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा। हालांकि विमान की बरकरार लाइफबोट की बरामदगी ने नर्म लैंडिंग और जीवित बचे लोगों की संभावना का संकेत दिया। ऐसे हालातों में लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। 1956 में एक स्टेट डिपार्टमेंट दस्तावेज में पूर्व बंदियों का उल्लेख किया गया था जिन्होंने गुलाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य एविएटर्स से बातचीत की, उन्हें देखा या उनके बारे में रिपोर्ट सुनी थी। सोवियत जेल में बंद एक पूर्व लिथुआनियाई कैदी ने दावा किया कि उसने वहां बंद एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी रॉबर्ट से बात की थी। क्या ये लेफ्टिनेंट रॉबर्ट रेनॉल्ड्स था, जो चालक दल का एक सदस्य था? इसी तरह की रिपोर्टों की बढ़ती संख्या ने सेना को मामले को फिर से खोलने के लिए प्रेरित किया। सोवियत संघ अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटा कि दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा। अमेरिका का कहना है कि वायुसैनिकों को पकड़ लिया गया था और उनकी मृत्यु तक गुलाग में कैद रखा गया था। अनिश्चितता बनी हुई है। 9. स्टालिन नोट, क्या वो धोखा दे रहा था या नहीं? इतिहासकार अभी भी सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के इरादों पर बहस कर रहे हैं। जब उन्होंने 1952 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के पुनर्मिलन का प्रस्ताव करते हुए पश्चिमी नेताओं को एक अजीबोगरीब हस्तलिखित नोट भेजा था। जर्मनी का भविष्य पश्चिमी सहयोगियों और सोवियत संघ के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि इसमें युद्ध के बाद के यूरोप में शक्ति संतुलन को आकार देने की क्षमता थी। सोवियत संघ ने विभाजित जर्मनी को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक बफर के रूप में देखा। इसलिए एकीकृत लेकिन तटस्थ जर्मनी के लिए स्टालिन का पत्र एक अप्रत्याशित झटका था। मित्र राष्ट्रों ने इसका अर्थ समझने की कोशिश की और बहस शुरू हुई। स्टालिन के असली इरादे ने उन्हें हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने इसे एक सुनहरा अवसर माना, लेकिन अधिक संदिग्ध नेताओं ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ एक चतुर चाल हो सकती है। क्या स्टालिन सिर्फ सोवियत संघ को पश्चिम के साथ संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए समय खरीद रहा था? क्या यह नोट लोकतंत्रों के बीच मतभेदों को बोने के लिए बनाया गया था? ये सब यूरोप में अंतिम सोवियत आधिपत्य के लिए एक गहरी योजना का हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर, ये तनाव को कम करने के लिए एक वास्तविक प्रस्ताव हो सकता है। हम कभी नहीं जान सकते। जो लोग स्टालिन के इरादों के बारे में संदेहास्पद थे, वे जीत गए और उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या होता अगर पश्चिम ने स्वीकार कर लिया होता? एक एकीकृत जर्मनी 1989 तक इंतजार नहीं करता, कोई दीवार नहीं होती, यूरोप और दुनिया बहुत अधिक स्थिर होती। लेकिन क्या एक तटस्थ, शक्तिशाली जर्मनी ने एक बार फिर शांति को खतरे में डाला होता, या ये यूरोप की रिकवरी और प्रगति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता? दिलचस्प क्या होगा अगर? बहुत है, और इतिहासकार स्टालिन नोट पर लंबे समय तक बहस करेंगे। 8. पॉल विप्की का गायब होना। सभी खातों के अनुसार प्रथम लेफ्टिनेंट पॉल बायन विप्की एक आदर्श सैनिक थे, बुद्धिमान, बहादुर और अनुशासित। इसलिए जब 26 वर्षीय ने 10 जुलाई 1958 को कैलिफोर्निया के फोर्ट ऑर्ड में अपने दोस्तों से कहा कि वह शराब पीने के लिए शहर जा रहे हैं, तो किसी को भी संदेह नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब वे उन्हें देखेंगे। विप्की कभी वापस नहीं लौटे। 5 सप्ताह बाद उनकी कार फोर्ट ऑर्ड से 400 मील 644 किलोमीटर दूर डेथ वैली के एक सुनसान इलाके में मिली।
ये बिल्कुल सही हालत में थी और इसमें विप्की का सूटकेस, डॉग टैग और निजी सामान था। उनके गायब होने के बाद से उनका बैंक खाता अछूता रहा। अजीब बात यह है कि सेना ने विप्की के बारे में बहुत अधिक जिज्ञासा नहीं दिखाई, यह मानते हुए कि वह अंततः वापस आ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सतही जांच की और उसे एवोल घोषित कर दिया। 1982 में सेना की सुनवाई में निष्कर्ष निकाला गया कि लेफ्टिनेंट विप्की शायद रेगिस्तान में भटक गए होंगे और अत्यधिक गर्मी में उनकी मृत्यु हो गई होगी, और यह कि रेत के हिलने डुलने के कारण उनके अवशेषों को खोजना या उन्हें वापस पाना लगभग असंभव हो गया है। सेना ने रहस्यपूर्ण ढंग से ये भी कहा कि उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति अपरिहार्य है। उनकी मृत्यु उनके अपने कदाचार के कारण नहीं, बल्कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई। इससे संदेह पैदा हुआ कि सेना को जितना पता था उससे कहीं ज्यादा पता था। पॉल के भाई कार्ल ने अपनी जांच जारी रखते हुए पाया कि उनके भाई ने 5 परमाणु परीक्षण मिशन उड़ाए थे। क्या वह घातक विकिरण या किसी अन्य प्रकार के नए हथियार के संपर्क में था? क्या वह मानव गिनी पिग के सैन्य उपयोग के बारे में जानता था? क्या उसे किसी गुप्त ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था और अन्य जासूसों द्वारा मार दिया गया था? FBI ने 1977 में मामले की सभी फाइलें नष्ट कर दी, इसलिए उत्तर संभवतः हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। 7. एल्ज़ा हिस का मामला। शीत युद्ध के सबसे विवादास्पद जासूसी मामलों में से एक में विदेश विभाग के अधिकारी एल्ज़ा हिस को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोवियत जासूसी गिरोह में अपनी संलिप्तता के बारे में झूठ बोलने के लिए झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया था। उनके दोष सिद्धि के लिए गिरोह के एक कबूलनामे वाले कुरियर विटेकर चैम्बर्स की गवाही महत्वपूर्ण थी, जिसने आरोप लगाया था कि हिस ने उसे मॉस्को को सौंपने के लिए विदेश विभाग के दस्तावेज दिए थे। हिस ने 5 साल की जेल की सजा में से 3 साल की सजा काटी, 1954 में रिहा हुए और 1954 में उनकी मृत्यु हो गई। 1996 में अभी भी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। 2007 में लेखक काई बर्ड ने दावा किया कि नए सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि असली जासूस हिस नहीं बल्कि वाइल्डर फूट नामक एक अन्य अमेरिकी अधिकारी था। इस बीच हिस के सौतेले बेटे टिमोथी हॉब्स ने कहा कि चैम्बर्स कभी भी अपने सौतेले पिता के घर नहीं गए, जहां वे चोट से उबरने के दौरान रुके थे, जिस तारीख का उन्होंने दावा किया था। हॉब्स ने कहा कि हिस द्वारा उनके यौन संबंधों को ठुकराने के बाद प्रतिशोधी चैम्बर्स ने जासूसी कहानी गढ़ी। सार्वजनिक रूप से सुलभ रूसी अभिलेखागार में प्रासंगिक दस्तावेजों में कभी भी हिस या चैम्बर्स का उल्लेख नहीं किया गया है। KGB के दस्तावेज अपने स्टेट डिपार्टमेंट स्रोत का उल्लेख करते हुए उन्हें केवल उपनाम एल्स से पुकारते हैं। KGB फाइलों में हिस के स्पष्ट संदर्भ केवल 5 पृष्ठों में है। मॉस्को और उसके विदेशी चौकियों के बीच इंटरसेप्ट किए गए वेनोना केबल में हिस का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, जो वास्तव में उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करता है, क्योंकि कोई भी एजेंट या हैंडलर कभी भी बॉन्डर जेम्स बॉन्डर नहीं कहेगा और कोड नाम का उपयोग करने के बजाय उसकी असली पहचान का खुलासा नहीं करेगा। हिस के दोषी ठहराए जाने के बाद भी FBI अभी भी रहस्यमय एल्स की जांच कर रही थी, जिससे पता चलता है कि उसे संदेह था कि वह हिस था। एल्स ने मॉस्को जाने से पहले 1945 में याल्टा सम्मेलन में भाग लिया था। हिस याल्टा में थे, लेकिन फूटे और स्टेट डिपार्टमेंट के 7 अन्य लोग भी याल्टा में थे। क्या एल्स और हिस एक ही व्यक्ति थे? इस निष्कर्ष पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त उचित संदेह प्रतीत होता है। शायद अल्जर हिस का मामला न्याय की एक बड़ी विफलता है। 6. क्या स्टालिन की हत्या हुई थी? जोसेफ स्टालिन की मृत्यु 5 मार्च 1953 को उच्च रक्तचाप और रक्त वाहिकाओं के एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण बड़े पैमाने पर मस्तिष्क रक्तस्राव से हुई थी। आधिकारिक विवरण यही बताता है, जिसे आज भी इतिहास की किताबों में दोहराया जाता है। फिर भी इस दावे के पीछे ये संदेह है कि स्टालिन की हत्या वास्तव में उनके करीबी लोगों में से किसी ने की थी। लेकिन कौन? स्टालिन को 1940 के दशक से ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थी और उन्हें कई बार स्ट्रोक भी आए थे, जिसके कारण उनके निजी चिकित्सक ने उन्हें राज्य के मामलों से दूर रहने की सलाह दी थी। हमेशा पागल रहने वाले स्टालिन को संदेह था कि उन्हें दूर करने की साजिश हो रही है, एक ऐसी रणनीति जिसका इस्तेमाल उन्होंने खुद व्लादिमीर लेनिन पर किया था, और उन्होंने अपने डॉक्टर को जासूस के तौर पर जेल भेज दिया। हालांकि उन्होंने मॉस्को के बाहर अपने दाचा में ज्यादा समय बिताया, जहां वे अक्सर अपने 4 सबसे करीबी सहयोगियों जॉर्जी मालेनकोव, लावरेटी बेरिया, निकोलाई बुल्गैनिन और निकिता खरूश्चेव को रात के खाने और फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करते थे। अगर स्टालिन की हत्या जहर देकर की गई थी,
तो सबसे ज्यादा संभावना इन चारों में से किसी एक की थी। स्टालिन ने हमेशा उन्हें याद दिलाया था कि वे सभी बेकार हैं। अब 1930 के दशक के महान आतंक की याद दिलाने वाली नई लहर की अफवाहों के साथ वे अपने जीवन के लिए भयभीत हो सकते थे, जो हत्या के लिए एक मजबूर करने वाला मकसद था। 28 फरवरी की रात को सभी 4 संदिग्धों ने स्टालिन के साथ हमेशा की तरह खाना खाया। अगली रात 10:30 बजे स्टालिन को उनके कमरे में बेहोश पाया गया, जहां उन्होंने पूरे दिन खुद को बंद रखा था। डाचा में बुलाए जाने पर बिग फोर ने अगले दिन सुबह 7 बजे तक डॉक्टर को बुलाने में देरी की। बेरिया ने भी सलाह दी कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि स्टालिन बस सो रहा था। क्या उनके बॉस के अंत को जल्दी करने के लिए उनकी ओर से जानबूझकर देरी की गई थी? उन सभी में बेरिया सबसे मजबूत संदिग्ध है। उसे तुरंत शुद्ध किए जाने का खतरा था। उसने उन डॉक्टरों को चुना जिन्होंने स्टालिन को पुनर्जीवित करने की व्यर्थ कोशिश की और उन्हें बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड पर क्या लिखना है। अगले दिन उसने स्टालिन के सभी अंगरक्षकों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें से 2 ने बाद में आत्महत्या कर ली, कम से कम आधिकारिक संस्करण के अनुसार। बेरिया ने डचा से सभी कागजात, यहाँ तक कि फर्नीचर और बर्तन भी हटा दिए। सबसे ज्यादा निंदनीय बात यह है कि उसने कथित तौर पर विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोतोव से फुसफुसाते हुए कहा था, यह मैं ही था जिसने आप सभी को स्टालिन से बचाया था, लेकिन बिना किसी दस्तावेज या ठोस सबूत के हम केवल लावरेटी बेरिया के दोषी होने या निर्दोष होने के बारे में अटकलें ही लगा सकते हैं। 5. डैग हैमरशोल्ड की मौत। 18 सितंबर 1961 की मध्यरात्रि के कुछ समय बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड को ले जा रहा एक चार्टर्ड विमान उत्तरी रोडेशिया, अब जाम्बिया के एंडोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 15 लोगों में से 14 की मौत हो गई, जिसमें हैमरशोल्ड भी शामिल थे। एकमात्र जीवित व्यक्ति कुछ दिनों बाद मर गया। हैमरशोल्ड नए स्वतंत्र कांगो और अलग हुए कटगा क्षेत्र के अलगाववादियों के बीच शांति वार्ता के लिए जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को दोषी ठहराया गया, लेकिन हैमरशोल्ड के SEBD वाइपर दूसरे विमान द्वारा गोलीबारी करने के परेशान करने वाले प्रत्यक्षदर्शी विवरणों को खारिज नहीं किया जा सका। शुरू में ये संदेह था कि दुर्घटना एक दुर्घटना नहीं थी। मरने से पहले एकमात्र जीवित व्यक्ति ने दुर्घटना से पहले आकाश में चिंगारी देखने की बात कही। पूर्व राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन रहस्यमय ढंग से टिप्पणी की कि महासचिव कुछ करने ही वाले थे जब उन्हें मार दिया गया। लेकिन वे कौन थे? ऐसे संदिग्धों की कोई कमी नहीं है जो नहीं चाहते थे कि कटगा का कांगो के साथ फिर से एकीकरण हो। कांगो सोवियत संघ के साथ गठबंधन में था और यह यूरोपीय खनन फर्मों के हित में था कि वे अपने रियायतों की सुरक्षा के लिए खनिज समृद्ध कटगा को अलग रखें। KGB, CIA और ब्रिटिश MI6 सभी इस क्षेत्र में अपने हितों की सक्रिय रूप से देखभाल कर रहे थे। षड्यंत्र के सिद्धांत और अफवाहें बहुत थी। अधिकारियों के पहुंचने से पहले लड़ाकू वर्दी में सशस्त्र लोगों को दुर्घटना स्थल की तलाशी लेते देखा गया था। हैमरशोल्ड के शरीर पर कथित तौर पर गोली के घाव थे। माना जाता है कि विमान में एक बम तस्करी करके लाया गया था। CIA की एक रिपोर्ट ने KGB पर उंगली उठाई। बेल्जियम के एक पायलट ने कहा कि उसने विमान को एंडोला से अलग करने के लिए चेतावनी शॉट फायर करते समय गलती से विमान को टक्कर मार दी। ये भी सुझाव दिया गया था कि हैमरशोल्ड को सोवियत संघ ने कांगो से संबंधित किसी कारण से मार दिया था। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को चलाने के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की उनकी योजना का विरोध। इस तरह के परस्पर विरोधी दावों के सामने हो सकता है कि कांगो के परिवारों को इस बात का पता लगने में बहुत समय लगे। पीड़ितों को समाधान नजर आ रहा है। 4. क्या ओसवाल्ड एक जासूस था? जॉन F. कैनेडी की हत्या पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, जो साजिश के सिद्धांतों, रहस्यों और अटकलों का एक शानदार संग्रह है, जो तार्किक रूप से संभव से लेकर पागलपन की हद तक है। रहस्यों में से एक रहस्य हत्यारे ली हार्वे ओसवाल्ड और KGB से उसके संबंधों से जुड़ा है। ये सर्वविदित है कि ओसवाल्ड एक पूर्व मरीन 1959 में रूस भाग गया था। अकादमिक शोधकर्ता एडवर्ड J. एप्स्टीन ने सोवियत संघ के लिए ओसवाल्ड के काम के विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए। जापान में तैनात एक मरीन के रूप में भी ओसवाल्ड टोक्यो के महंगे क्वीन बी नाइट क्लब में अक्सर जाता था, जिसे खुफिया एजेंटों का अड्डा माना जाता था। उसके साथी सैनिक यह नहीं समझा पाए कि ओसवाल्ड अपने मरीन वेतन से क्वीन बी में प्रति रात $100 की डेट कैसे वहन कर सकता था।
एप्स्टीन का दावा है कि यूएसएसआर में रहते हुए ओसवाल्ड ने यू-2 जासूसी विमान के रडार नियंत्रक के रूप में अपने ज्ञान को सोवियत संघ को बताया, जिसने बाद में उन्हें 1960 में फ्रांसिस गैरी पॉवर्स को मार गिराने में सक्षम बनाया। केजीबी ने ओसवाल्ड को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह विश्वास दिलाने के लिए अपने रूसी प्रवास की एक झूठी डायरी तैयार करने में मदद की कि ओसवाल्ड के अमेरिका लौटने के इरादे विश्वसनीय थे। क्या ओसवाल्ड अपनी वापसी पर जासूस बना रहा? एप्स्टीन यहाँ कम प्रेरक है। डलास से पहले ओसवाल्ड जासूसी और हत्याओं के प्रभारी केजीबी अधिकारी से मिलने के लिए मैक्सिको सिटी में था। लेकिन क्या कैनेडी की हत्या के पीछे केजीबी का हाथ था? यह मानता है कि हत्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। फिर भी ओसवाल्ड को संयोग से टेक्सास बुक डिपोजिटरी में नौकरी मिल गई, इससे बहुत पहले कि यह पता चले कि राष्ट्रपति का काफिला वहां से गुजरेगा। ओसवाल्ड ने बस अवसर देखा और उसका फायदा उठाया। न केवल केजीबी बल्कि सीआईए पर भी ओसवाल्ड का उपयोग करने का संदेह है। जेएफके विशेषज्ञ जेफरसन मोरले का दावा है कि ओसवाल्ड हत्या से 3 महीने पहले सीआईए द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन में शामिल था। इसका उद्देश्य क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो के अमेरिकी समर्थकों में घुसपैठ करना और संभवतः क्यूबा पर अमेरिकी आक्रमण के लिए एक बहाना बनाना था। केजीबी, सीआईए और ली हार्वे ओसवाल्ड के बीच इन पेचीदा संबंधों को उजागर करने में हमें बहुत समय लग सकता है, अगर कभी हो भी पाता है। 3. क्या यूरी नोसेन्को केजीबी का प्लांट था? कैनेडी की हत्या में केजीबी की संलिप्तता को खारिज किए जाने के कारणों में से एक पूर्व केजीबी अधिकारी यूरी नोसेन्को द्वारा लगाए गए आरोप हैं, जिनके फरवरी 1964 में दलबदल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संपत्ति बना दिया था। वो वही व्यक्ति निकला जिसने ओसवाल्ड के शरण आवेदन पर विचार किया, लेकिन उसे बहुत अस्थिर होने के कारण खारिज कर दिया। नोसेन्को की विश्वसनीयता केजीबी द्वारा समझौता किए गए अन्य खुफिया एजेंटों के बारे में उनके द्वारा साझा की गई सटीक जानकारी से बढ़ गई थी। कम से कम एफबीआई के अनुमान में तो ऐसा ही था। नोसेन्को को सीआईए पर संदेह था। हालांकि एफबीआई के जे एडगर हूवर के पास फेडरा नामक एक बेशकीमती मुखबिर भी था, जिसके बयानों ने नोसेन्को के बयानों की पुष्टि की। हूवर ये स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके कि नोसेन्को एक डबल एजेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से फेडरा भी एक प्लांट बन जाता। लेकिन केजीबी से अलग हुए एक अन्य व्यक्ति अनातोली गोलित्सिन ने चेतावनी दी थी कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों में छुपे हुए लोग भरे पड़े हैं और केजीबी से अलग हुआ हर व्यक्ति एक प्लांट है। नोसेन्को के बारे में उन्होंने सीआईए से कहा, यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको चेतावनी दी थी। ये वही व्यक्ति है जो मुझे बदनाम करने आया है। नोसेन्को को 5 साल तक एकांत कारावास में रखा गया और उनसे शत्रुतापूर्ण पूछताछ की गई, लेकिन वे नहीं टूटे। उन्हें 1969 में रिहा किया गया और अंततः 1978 में दोषमुक्त कर दिया गया। लेकिन सीआईए के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस प्रमुख टेनेंट बैगली संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें नोसेन्को द्वारा अपने जीवन, करियर और जासूसी कार्यों के बारे में किए गए सभी विसंगतियों और झूठे दावों को सूचीबद्ध किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट की समीक्षा में कहा गया है, कई पाठक यह निष्कर्ष निकालेंगे कि नोसेन्को एक धोखेबाज था, जिसे केजीबी ने एक भोले भाले सीआईए को धोखा देने के लिए भेजा था। अगर नोसेन्को एक साजिश थी, तो क्या वो ओसवाल्ड को खारिज करने के बारे में झूठ बोल रहा था? क्या केजीबी वास्तव में डलास में शामिल था? और क्या नोसेन्को को अमेरिकी संदेह को शांत करने और परमाणु युद्ध को टालने के लिए भेजा गया था? सवाल हमेशा की तरह ही पेचीदा है। 2. के 129 का नुकसान। फरवरी 1968 में सोवियत प्रशांत बेड़े की एक दुर्जेय परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी के 129 प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी निगरानी चौकियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कथित तौर पर एक मिशन पर कामचटका में अपने बेस से रवाना हुई। उसे अपनी यात्रा के मध्य बिंदु पर अपने आगमन की खबर मॉस्को को भेजनी थी, लेकिन वो संदेश कभी नहीं आया। सोवियत ने लापता पनडुब्बी को खोजने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ नहीं मिला। के 129 का क्या हुआ? इसके डिवीजन कमांडर का मानना था कि इसे पनडुब्बी स्वॉर्डफिश ने टक्कर मारी और डुबो दिया, जिसने बेस को रेडियो पर बताया था कि समुद्र में उसका दुर्घटना हो गई है और टूटे हुए पेरिस्कोप के साथ बंदरगाह पर वापस आ गया है। लेकिन अमेरिकियों ने जोर देकर कहा कि स्वॉर्डफिश गायब होने के समय के 129 से 200 समुद्री मील दूर थी और जापान के समुद्र में बर्फ के ढेरों से उसका पेरिस्कोप क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिकी ध्वनि निगरानी प्रणाली ने हवाई के पास के पानी में विस्फोट जैसी एक धमाके की आवाज सुनी थी
और जांच के लिए भेजी गई पनडुब्बी ने आखिरकार अगस्त में K-129 का मलबा ढूंढ निकाला। नौसेना ने CIA और अरबपति हॉवर्ड ह्यूजेस की मदद से K-129 को एक विशाल पंजे से समुद्र तल से उखाड़ लिया। अवशेषों की जांच से यह रहस्य और गहरा हो गया कि यह क्यों फटा और डूब गया। कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला यह है कि K-129 एक दुष्ट पनडुब्बी थी जो तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए परमाणु हमले की कोशिश कर रही थी। ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि मलबे से पनडुब्बी के 3 परमाणु टॉर्पीडो में से केवल 2 ही बरामद किए गए थे। तीसरा परमाणु उपकरण अभी भी गायब है, या ऐसा है। अपनी पुस्तक रेड स्टार दुष्ट में लेखक केनेथ सेवल ने एक साजिश का चित्रण किया है जिसमें दुष्ट KGB कमांडो हवाई पर हमला करने के लिए पनडुब्बी पर कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरा पल हाबा, और ऐसा लगता है कि चीन ने ये किया। इससे अमेरिका के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। जब चीन नष्ट हो जाएगा, अमेरिका कमजोर हो जाएगा और USSR हावी हो जाएगा। लेकिन यूक्रेनी कप्तान व्लादिमीर इवानोविच कोबजार को एहसास हुआ कि कमांडो के पास मॉस्को से कोई प्राधिकरण नहीं था और उन्होंने उन्हें गलत लॉन्च कोड दिए। गलत कोड के साथ लॉन्च करने से वारहेड में विस्फोट हो गया, जिससे जहाज उड़ गया। कोबजार ने परमाणु युद्ध को रोकने के लिए अपनी पनडुब्बी, अपने लोगों और खुद को बलिदान कर दिया था। कुछ लोग इस दूर की कौड़ी वाले सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, लेकिन शीत युद्ध के बिल्ली और चूहे के पैतरेबाजी में कौन जानता है, ये केवल एक अनुस्मारक है कि दुनिया उस टकराव के युग में कई बार आर्मागेडन के करीब हो सकती थी और हम इसके बारे में अनजान थे। 1. इस्डल महिला। 29 नवंबर 1970 को नॉर्वे के इस्डलेन आइस वैली क्षेत्र में एक व्यक्ति और उसकी 2 बेटियां चट्टानी जमीन पर एक युवती के जले हुए अवशेषों पर ठोकर खा गए। उसे पहचान से परे जला दिया गया था और जो चीजें उसकी प्रतीत होती थी, आभूषण, कपड़े के टुकड़े, पस, कागज के टुकड़े, उसके चारों ओर एक औपचारिक तरीके से सजाए गए थे। जो कुछ भी उसकी पहचान में मदद कर सकता था, वो गायब था। उसे इस्डल महिला कहा जाता था और आज तक उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस भी बहुत सारे सुरागों के बावजूद उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में असमर्थ थी। कई लोगों ने उन सुरागों की व्याख्या की है और अलग अलग सिद्धांतों के साथ आए हैं, और एक निश्चित संभावना यह है कि इस्डल महिला एक जासूस थी। शीत युद्ध के माहौल में यह एक संभावित परिदृश्य था और कई सुरागों में उनके बारे में गुप्तचर की गंध आती है। महिला ने 8 नकली पासपोर्ट का उपयोग करके पूरे नॉर्वे की यात्रा की थी और कई होटलों में रुकी थी, अलग अलग उपनामों के तहत पंजीकरण कराया था। अक्सर वो कमरे बदलती थी, खुद को अलग रखती थी और किसी चीज या किसी व्यक्ति से सावधान रहती थी। उसके पास कई विग थे और ऐसा लग रहा था कि उसके पास उन जगहों की एक कोडित लॉगबुक थी जहां वह गई थी। पुलिस द्वारा भेजी गई महिला के पुनर्निर्माण के लिए बनाए गए समग्र रेखाचित्रों को एक मछुआरे ने पहचाना, जिसने कहा कि उसने उसे नौसेना स्क्वाड्रन के अभ्यास और उल्सनेस नौसैनिक अड्डे पर पेंगुइन मिसाइल के शीर्ष गुप्त परीक्षणों के दौरान स्टावेंजर में देखा था। संयोग, कुछ ही समय बाद दिसंबर में पुलिस ने अचानक घोषणा की कि मामला बंद कर दिया गया है, ये कहते हुए कि महिला ने आत्महत्या कर ली है। कई लोगों ने इसे नहीं माना और अनुमान लगाया कि खुफिया समुदाय इसके व्यापक निहितार्थों के कारण मामले को दबाना चाहता था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।